Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, हम सभी यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियोस में हमने इनके ऑर्गन्स के बारे में देखा। आज हम इनका जो लास्ट ऑर्गन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कह रहे हैं, उसके अंतर्गत देखेंगे किस तरह से यूएनओ अपना कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है और कानून से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर यह विचार करता है। राजनीतिक झगड़ों से इसका कोई संबंध नहीं होता। ऐसे देश जो इस न्यायालय के सदस्य हो, यदि किसी मामले को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर उसे न्यायालय के सम्मुख पेश कर सकती है। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य संस्थाएं भी किसी कानूनी प्रश्न पर न्यायालय से परामर्श ले सकती है। व्यक्तिगत झगड़े इस अदालत में पेश नहीं किए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने डॉम्बर्ट ऑक सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के संबंध में जो प्रस्ताव किए थे, उनमें यह कहा गया था कि एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होना चाहिए। इस संबंध में सन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रों के आमंत्रण पर विधिवेताओं की समिति, जिसमें 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे, इनकी बैठक 9 अप्रैल से 20 अप्रैल 1945 तक वाशिंगटन में हुई थी। इस बैठक में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रारूप तैयार किया गया था। अतः संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 92 से लेकर 96 तक के अनुच्छेदों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का विधान है। अतः अनुच्छेद 92 का मंतव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा। उसका काम उस विधान के अनुसार होगा जो परिशिष्ट रूप में चार्टर के साथ संलग्न हो। 94 के अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णय को ठीक तरह से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को अधिकार है कि वह सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर उपयुक्त कार्रवाई के लिए आकृष्ट करे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। इसमें न्यायालय के अधिकार, अधिकार क्षेत्र, कार्य संचालन नियम आदि सभी बातें इसके अंतर्गत दी गई है। चूँकि स्थायी न्यायालय का कार्यालय हेग के में दूसरे विश्व युद्ध में आरंभ था, युद्ध काल में स्विट्जरलैंड चला गया क्योंकि सारे हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। अतः युद्ध समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जिस न्यायालय की स्थापना हुई, उसका मुख्य स्थान हेग ही रखा गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं, उनका ओरिजिन किस तरह से हुआ, किस तरह से उसका विकास हुआ। तत्पश्चात हम देखेंगे न्यायालय का गठन, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका गठन किस प्रकार से हुआ, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या गणपूर्ति होती है और किस तरह से ये कार्य करता है। न्यायालय के गठन के बारे में हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय के समान ही न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों की संख्या 15 रखी गई। ये न्यायाधीश अपने में से ही एक सभापति तथा उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। न्यायाधीशों का चुनाव किसी भी जाति, लिंग, भेद के आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर होता है और ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधिवेता के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। अतः संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए, उनमें वे योग्यताएं होनी चाहिए जो उनके देश की न्याय संबंधी उच्च संस्थाओं के
उच्च न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवश्यक हो। इतना होने पर यह ध्यान रखा जाता है कि एक से अधिक न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के न हो। इन न्यायाधीशों को कोई राजनीतिक कार्य या अन्य कोई व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं होती है। इनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है और न्यायाधीशों का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि न्यायालय में संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं का इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इस तरह से न्यायालय का गठन किया जाता है। इनकी इम्यूनिटीज़ या उन्मुक्तियों की अगर बात करें तो न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार सौंपे जाते हैं। उनको राजनयिक उन्मुक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। अतः न्यायालय के सम्मुख वादियों के प्रतिनिधि, परामर्शदाता और वकीलों को भी स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की छूट दी जाती है। इनके कोरम की अगर बात करें तो न्यायालय के विधान के अनुसार इनमें 15 न्यायाधीशों के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था है। अतः न्यायालय की गणपूर्ति 9 रखी गई है। अगर प्रोसीजर की बात करें तो न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और बहुमत न होने पर सभापति का निर्णायक मत मान्य होता है। इसके अंतर्गत न्यायालय की भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी होती है। अन्य भाषाओं को भी अधिकृत रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः न्यायालय अपनी कार्यविधि और नियमावली स्वयं तैयार करता है। इसके अंतर्गत न्यायालय के सामने जो सब विवाद जो आते हैं, इनमें दोनों पक्ष उनके सामने रखा जाना आवश्यक है, जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अथवा किसी संधि के अनुसार न्यायालय में लाया जाना अनिवार्य हो। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमों में वादी और प्रतिवादी केवल राष्ट्र ही हो सकते हैं, व्यक्ति नहीं। ऐसे राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं, अपने विवाद का निर्णय इस न्यायालय द्वारा करवा सकते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को मानना पड़ता है। अतः सुरक्षा परिषद भी ऐसी शर्तें नहीं रख सकती जिनके कारण गैर सदस्य राष्ट्रों में असमानता हो। अतः न्यायालय के विधान के मंतव्य के अनुसार मुकदमे के खर्च का कौन सा हिस्सा गैर सदस्य राष्ट्रों को देना पड़ेगा, इसका निर्णय भी न्यायालय ही करता है। अतः न्यायालय का निर्णय अंतिम माना जाता है और इस निर्णय की आगे अपील नहीं हो सकती। किंतु यदि कोई पक्ष समझे कि कोई आवश्यक बात न्यायालय के सम्मुख किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सकी है अथवा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भूल हुई है, तब उस अवस्था में पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। अतः न्यायालय को यह अधिकार है कि वह अपना निर्णय देने के पूर्व किसी व्यक्ति विशेष अथवा कमेटी द्वारा मुकदमे से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में जांच करा सकती है। अतः सब प्रश्नों का निपटारा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से होता है। यदि किसी प्रश्न पर न्यायाधीशों का मत बराबर हो तो सभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में जो सभापति का आसन ग्रहण कर रहे हो अथवा अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। यदि निर्णय सर्वसम्मति से नहीं हो तो उस अवस्था में अल्पमत वाले न्यायाधीशों को भी अपना पृथक से लिखित मत व्यक्त करने का अधिकार है। मुकदमे का निर्णय खुली अदालत में पढ़ा जाता है और उस पर सभापति एवं रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह से ये न्यायालय का प्रोसेस चलता है। तत्पश्चात हम देखेंगे ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट की न्यायालय का क्षेत्राधिकार। न्यायालय के क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: वॉलेंटरी ज्यूरिडिक्शन, कंपल्सरी ज्यूरिडिक्शन और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। सबसे पहले अगर हम वॉलेंटरी ज्यूरिडिक्शन की बात करें, जिसे हम इच्छिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि की धारा 36 के अनुसार न्यायालय उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित राज्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करें। सेकेंडली, अगर हम कंपल्सरी ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। यह संधि की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों, किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व
जिसके सिद्ध होने पर किसी अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य का उल्लंघन समझा जाए तथा किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का रूप और परिणाम, ये इसके अनिवार्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखे गए हैं। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा परामर्श देने का कार्य भी संपन्न किया जाता है। महासभा अथवा सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श मांग सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग तथा विशेष अभिकरण भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय का परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना की जाती है और इस प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रश्न का विवरण तथा सभी दस्तावेज इसके अंतर्गत होते हैं जो प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं। इस तरह से न्यायालय का परामर्श केवल परामर्श होता है जिसे मानने के लिए किसी भी संस्था को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह से इसकी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंतर्गत हम ऐच्छिक, अनिवार्य और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार को इसके अंतर्गत रखा गया है। तत्पश्चात हम एग्जीक्यूशन ऑफ जुडिशियल डिसीजन की अगर बात करें कि न्यायिक निर्णय की क्रियान्विति कैसे हो, तो इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 94 में व्यवस्था की गई है। इनके अनुसार संघ का प्रत्येक सदस्य यह प्रतिज्ञा करता है कि किसी मामले में विवाद होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को मानेगा। यदि एक पक्ष न्यायालय के निर्णय को नहीं मानता है तो दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले सकता है। अतः न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही तय करते समय सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इनमें से 5 स्थायी सदस्य भी होने चाहिए। अतः सुरक्षा परिषद जैसा आवश्यक समझे वैसी कार्यवाही इसके अंतर्गत करेगा। व्यवहार में देखा गया है कि न्यायालय के निर्णयों का सदैव ही राज्य आदर करते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे न्यायालय द्वारा कानूनों का प्रयोग। चार्टर के नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वादों का निर्णय करने में अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करता है जो वाद निर्णय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किए जाते हैं। अतः उन वादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 सामान्य अथवा विशिष्ट पूर्व अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते जिनको वादग्रस्त पक्ष स्वीकार करता हो। नंबर 2 वे अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में माना जाता है। थर्डली सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त कानूनों के सामान्य सिद्धांत इसके अंतर्गत आते हैं। और फोर्थली भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विधिवेताओं और न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय। इस तरह तो न्यायालय द्वारा अपने कानून का प्रयोग किया जाता है। लास्टली हम एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मूल्यांकन का क्या आधार रहता है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, फिर भी जब से इसने जन्म लिया इसके द्वारा अनेक अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया जा चुका है। MC छांगला के अनुसार यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण न्यायालय है। उसके पास वे शक्तियाँ एवं अधिकार नहीं है जो इसे वास्तव में प्राप्त होने चाहिए थे, फिर भी यह महान उद्देश्यों के एक साकार प्रतिमा है। अतः न्यायालय के कार्य संचालन में विभिन्न देशों तथा गुटों ने बाधा डाली है। अतः राज्यों की अवहेलना तथा असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अधिक उपयोगी तथा शक्तिशाली संस्था नहीं बन सकी। अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 से वर्ष 2007 के अंत तक राज्यों द्वारा इनके समक्ष लाए गए 93 मामलों में इन्होंने अपना फैसला सुनाया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने 25 सलाहकारी परामर्श देने का अनुरोध किया। अतः पिछले दशक में न्यायालय के समक्ष पेश किए गए न्यायिक मुकदमों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अतः यह आश्चर्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2007 तक सिर्फ 25 बार कानूनी सलाह इस न्यायालय से ली है। अतः सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने तो अपनी इनकी आवश्यकता भी अनुभव ही नहीं किया। अतः सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं ने प्राय कानूनी मामलों पर न्यायालयों की राय न लेकर
कानूनी बातों के संबंध में राजनीतिक भावना से काम लिया है। चाहे कश्मीर प्रश्न अथवा स्वेज नहर प्रश्न आदि मूलतः कानूनी प्रश्न थे, किंतु उनके संबंध में निर्णय राजनीतिक दृष्टि से ही किया गया है। फिर भी यह कहना पड़ेगा कि अपनी दुर्बलताओं और परिसीमाओं के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपना काम बड़ी कुशलता से किया है और अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह से हम देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने किस तरह से अपने कार्य को किया है। आज के वीडियो में हम यूएनओ का जो लास्ट ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ा, समझा और उसके बारे में अपने जो भी एस्पेक्ट थे उनको इसके अंतर्गत हमने डाला। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। धन्यवाद।